Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video we are going to discuss Second Carnatic War. द्वितीय कर्नाटक युद्ध को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वीडियो में इसके पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध की चर्चा की थी, ठीक है। और यह भी मैंने बताया था कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उसके लिए एक टेबल भी मैंने दिया था, वो अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। लेकिन कर्नाटक युद्ध क्या था ये भी मैंने बताया था, किन किन देशों के बीच में लड़ा गया था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ये ब्रिटेन, यूरोप की 2 बड़ी शक्तियां जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आई, एक ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस, इन्हीं के बीच में ये युद्ध हुआ भारत के कर्नाटक क्षेत्र में। वो क्षेत्र भी मैं बताऊंगा, पिछले वीडियो में बताया था। ये है ब्रिटेन और ये हो गया फ्रांस। इन्हीं 2 बड़ी शक्तियों के बीच यहां पे कर्नाटक के क्षेत्र में, देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, यहीं पे युद्ध होता है, ठीक है। आज के इसका लोकेशन जो है आज के कर्नाटक से बिल्कुल भिन्न है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो अब तक जो हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि 4 प्रमुख यूरोपीय देश व्यापार के इरादे से समुद्री मार्ग से भारत आते हैं, ठीक है। इन 4 प्रमुख देशों में पहला देश पुर्तगाल था और दूसरा जो देश था नीदरलैंड था। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा देश है ब्रिटेन, जिसे आज हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, और चौथा देश, प्रमुख देश फ्रांस है। हालांकि इसके अलावा भी फ्रांस के पहले और ब्रिटेन के बाद डेनमार्क वाले भी आए थे, ठीक है। ये डेनमार्क है। और फ्रांस के बाद यहां पे देखेंगे तो उत्तर में 2 देश हैं यूरोप में, तो यहां पे स्वीडन है, ये भी आया था, ये नॉर्वे है और ये स्वीडन है, तो ये स्वीडन भी आया था। लेकिन यही 4 प्रमुख देश हैं, पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटेन और तब फ्रांस। जब पुर्तगाल आता है पहले देश के रूप में तो अपना एक साम्राज्य यहां पे समुद्री साम्राज्य स्थापित करता है, और फिर जब डच भारत आएंगे, दूसरे यूरोपीय जो है, दूसरा यूरोपीय देश जो नीदरलैंड है, ये जब भारत आता है तो डच क्या करते हैं, पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में छीण कर देते हैं। फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, ये डचों को खत्म करेंगे। अब क्या हो गया, पुर्तगाली और डच भारत में खत्म हो गए, और अंतिम 2 शक्तियां, चूंकि अंतिम देश ब्रिटेन के बाद फ्रांस आता है भारत में, तो अंतिम 2 ही शक्तियां बच जाएंगी भारत में, और भारत में अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर ये जो युद्ध लड़ेंगे वही कर्नाटक युद्ध के रूप में यहां पे व्यक्त होगा, ठीक है। अब कर्नाटक के लोकेशन को आप देख लीजिए, यही कर्नाटक है, कर्नाटक का क्षेत्र था। अब आप उसको आज के कर्नाटक से बिल्कुल तुलना मत कीजिए। आज का कर्नाटक देखिए, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाता है और यहीं से ये कर्नाटक का क्षेत्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्नाटक है आज का, लेकिन उस समय का कर्नाटक जो था ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और आज के कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था, ठीक है। अगर देखा जाए तो कहा जाता था कि ये जो कर्नाटक है, हाँ, ये कोरोमंडल तट, या देखिए इधर कोरोमंडल तट है, ये जो है ये कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। तो यूरोपियंस ने कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों का नाम दिया था क्या, कर्नाटक। तो उस समय के कर्नाटक से आज का कर्नाटक, आज के कर्नाटक से उस समय का कर्नाटक जो है बिल्कुल भिन्न था। किस समय का, जब कर्नाटक युद्ध लड़े गए, ये कोरोमंडल तट की तरफ लड़े गए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सा पार्ट था भारत का, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और आज का ये कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था, ठीक है। तो ये वास्तव में एक्चुअल लोकेशन है कर्नाटक युद्ध की, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये बता दिया था कि कर्नाटक युद्ध
के कुछ तात्कालिक कारण थे और कुछ ओवरऑल कारणों पर हम विचार करें। पहले ओवरऑल कारणों पे हम विचार कर लेते हैं। और मैंने ये बताया था हमें डिस्कस तो सेकंड कर्नाटिक वार करना है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि कर्नाटक वार सिर्फ दो कंपनियों का संघर्ष नहीं था। यहां पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, यानी कि सिर्फ दो कंपनियों का संघर्ष नहीं था, यानी कि यूरोपीय कंपनी और यानी फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, बल्कि दो राष्ट्रों का संघर्ष था। और राष्ट्रों में क्या, फ्रांसीसी साम्राज्य, ये जो कर्नाटक युद्ध था फ्रांसीसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व की लड़ाई भी थी। बेसिकली ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन भिड़ रहे थे और उसी का एक हिस्सा ये कर्नाटक युद्ध भी है जो भारत में लड़ा गया। ठीक है, और ये दो राष्ट्रों के संघर्ष की कहानी है, यानी फ्रांस और ब्रिटेन। और दो राष्ट्रों में किस संघर्ष की कहानी, साम्राज्य के संघर्ष की कहानी, फ्रांसीसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के संघर्ष की कहानी। और साम्राज्य के संघर्ष की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये साम्राज्य का संघर्ष पूरे विश्व में जहां जहां ये दोनों देश अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों देश क्या थे, अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे, दोनों शक्तिशाली देश, और दोनों अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों में। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो देखिए था क्या कि दो राष्ट्रों का संघर्ष है और दो राष्ट्रों का संघर्ष साम्राज्यवाद के रूप में है, यानी कि साम्राज्य के विस्तार के लिए है विश्व के अलग अलग भागों में। ठीक है, इनको अपना साम्राज्य फैलाना था और उसी का संघर्ष की एक झलक आपको कर्नाटक युद्ध के रूप में भी मिल रही है। अब यह संघर्ष किस बात का है, साम्राज्य का विस्तार, इनको कैसे करें, इनको उपनिवेश बनाना है। ठीक है, दोनों देशों को उपनिवेश बनाना है। भारत में भी ये दूसरे विश्व के दूसरे भाग में भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या उपनिवेश बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं और भारत में भी ये इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर उपनिवेश बनाने का जो संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, उसी का एक हिस्सा भारत में कर्नाटक युद्ध भी था। अब ये किस तरह से, आप कहेंगे उपनिवेश क्या है, उपनिवेश का मतलब ये होता है जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश को अपने नियंत्रण में लेता है और वहां के आर्थिक संसाधनों को एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, यानी वहां के अर्थव्यवस्था का दोहन करना शुरू करता है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था का दोहन हो रहा है उसको कहते हैं उपनिवेश। ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने भारत में अपना उपनिवेश बना लिया, तो इसने क्या किया, उपनिवेश बनाने का मतलब है या कॉलोनी बनाने का मतलब है कि इसने भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया, उसको एक्सप्लॉइट किया। तो यह सिर्फ दो कंपनियों का संघर्ष नहीं, दो राष्ट्रों का संघर्ष था। तो इसके कर्नाटक युद्ध के कारण में आप इसको भी मान सकते हैं कि एक कारण यह भी था कि दोनों देश वैश्विक स्तर पर अपने साम्राज्य के विस्तार की कोशिश कर रहे हैं और अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की एक झलक आपको कर्नाटक वार में भी देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण, अगर एक तो ये देख लिया, अब युद्ध का एक और कारण है, दक्षिण भारत में अपने समर्थक शासकों को स्थापित करने का भी यह संघर्ष था। दक्षिण भारत में ये अपने अपने ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने समर्थक शासकों को स्थापित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आए थे ये व्यापार के इरादे से, और जब व्यापार के इरादे से आएंगे तो अपने अपने समर्थक शासकों को जब ये रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो जब शासक इनके समर्थन में होंगे तो क्या होगा, वो उनको तमाम तरह की व्यापारिक सहूलियतें देंगे। यानी व्यापारिक सहूलियत का मतलब क्या है, वो व्यापार में छूट दे सकते हैं, टैक्स में छूट दे सकते हैं, कर मुक्त कर सकते हैं किसी व्यापार को, कर घटा सकते हैं या कुछ और तरह की सहूलियतें वो दे सकते हैं। तो ये जो युद्ध है दो कंपनियों का संघर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा, दो राष्ट्रों का संघर्ष है। और कि कौन से राष्ट्र हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन, और
ये एक तरह से पूरे विश्व में साम्राज्य के विस्तार का, अपने उपनिवेश के विस्तार का संघर्ष है, जिसकी झलक भारत में भी देखने को मिलती है। सिर्फ भारत का युद्ध नहीं है ये तो एक झलक है, ठीक है। और दक्षिण भारत में अगर यहाँ के संदर्भ में देखें तो दक्षिण भारत में समर्थक शासकों को तैयार करना, उन्हें स्थापित करना, ठीक है, ताकि इन्हें व्यापारिक सहूलियतें मिल सके। तो ये तो ओवरऑल था, ये तो कर्नाटक युद्ध के बारे में ओवरऑल बातें थी। हमें तो बात करनी है सेकंड कर्नाटक वार की, लेकिन हमने ये बताया था पिछले वीडियो में कि 3 युद्ध हुए और 3 युद्ध में ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए जो कि 1746 से लेकर 1763 तक लड़े गए, और तीनों का मैंने टेबल बना दिया था, समय, कारण और समाप्ति। तो 1746 से लेकर 48 तक पहला युद्ध होता है, और कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या थी, मैंने बताया था। और इसकी समाप्ति होती है एक्सला-शापेल की संधि के साथ, जो कि एक्सला-शापेल की संधि होती है कहां पे? ये होती है यूरोप में, ठीक है, इस यूरोप में। दूसरा युद्ध जिसे आज हम डिस्कस करेंगे 1749 से लेकर 54 के बीच में होती है, और इसकी समस्या थी कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार की समस्या। ऊपर यहाँ पे कर्नाटक है, ये नीचे यहाँ पे कर्नाटक है, और ये क्षेत्र हैदराबाद का क्षेत्र है। तो यहाँ उत्तराधिकार की समस्या थी, तो इसको लेकर इस पे हम डिटेल अभी बात करेंगे, और ये समाप्त होगा पौंडीचेरी की संधि के साथ, ठीक है। तीसरा जो युद्ध है वो 1756 से शुरू होगा और 1763 तक चलेगा ये, और इसका कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, और ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। एक टेबल था, ठीक है, यहां से सवाल बनता है, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ द्वितीय युद्ध ही है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसका कारण कहां था? इसका कारण भारत में मौजूद था। बाकी ये दोनों युद्धों के कारण जो थे ये यूरोप में मौजूद थे। उसका ओरिजिन जो था, इन दोनों युद्धों का ओरिजिन यूरोप से आया, इसका जो मूल था वो यूरोप में था, कारण यूरोप में थे। और पहले युद्ध के बारे में मैंने बताया था, ये पहला युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया, कहीं कहीं 1740 में भी देगा, लेकिन ये आपको इसमें नहीं जाना है, कहीं नहीं पूछने वाला है ये, बस आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो 1746 से 48 के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या थी, मैंने बताया था। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करके फिर हम सेकंड कर्नाटक वार पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो डच है यानी कि नीदरलैंड है, और इस नीदरलैंड के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो बेल्जियम भी एक देश है। इन्हीं नीदरलैंड और बेल्जियम के पूर्व में एक देश है जर्मनी, और जर्मनी के साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यही था ऑस्ट्रिया, जो कि उस समय एक शक्तिशाली राज्य था, और वहीं पे उत्तराधिकार की समस्या थी, और दोनों चाहते थे, ब्रिटेन और फ्रांस, कि जो उत्तराधिकारी हो वो उनका समर्थक हो, ठीक है। और इसी को लेकर दोनों यूरोप में भिड़ते हैं, और उसका रिएक्शन आपको पहले युद्ध के रूप में यहां पर दिखाई देगा भारत में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मैं छोटी सी बात बता देता हूं कि इसमें डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है यहाँ पर पौंडीचेरी में, कोरोमंडल तट पे, ये अंग्रेजों के कब्जे में यहाँ पर मद्रास है, तो मद्रास पे ये नियंत्रण कर लेता है डुप्ले, ठीक है। और पहले क्या होता है कि कुछ अंग्रेज, बार्नेट जो एक कमांडर है अंग्रेजों का, वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लेता है, हाँ। और उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांसीसी जहाजों को जब पकड़ लेगा तो डुप्ले क्या करेगा, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है उस समय भारत में, वो क्या करेगा कि मद्रास पे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और उस समय चूंकि इस क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन है। तो अनवरुद्दीन को ये आश्वासन देगा कि मैं मद्रास अंग्रेजों से ले लूंगा और फिर आपको लौटा दूंगा, ठीक है। अनवरुद्दीन भी मान जाएगा, और डुप्ले क्या करता है कि वो मद्रास जीत लेता है, लेकिन वो मद्रास लौटाता नहीं है अनवरुद्दीन को। तो अनवरुद्दीन क्या करेगा
कि अनवरुद्दीन की एक सेना, उसका जो बेटा है महफूज खान, वो एक सेना लेकर जाएगा और डुप्ले की सेना यानी फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन की सेना में एक युद्ध होगा, सेंट थोमे का युद्ध 1746 में। ठीक है, और सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों की एक बहुत ही छोटी सेना, करीब 700 लोगों की सेना थी। ठीक है, और 10,000 सेना वाले महफूज खान की सेना को, जो कि अनवरुद्दीन की सेना है, उसका सेनापति महफूज खान है, वो अनवरुद्दीन की सेना को जिसकी संख्या कितनी है 10,000, इतनी बड़ी सेना को हरा देता है। कौन? डुप्ले। और उसके बाद क्या होता है कि फ्रांसीसी सत्ता एक तरह से देखिए तो मद्रास पे स्थापित हो जाती है, फ्रांसीसियों के कब्जे में आ जाता है क्या? मद्रास। और इससे यह साबित करने में डुप्ले कामयाब रहा कि एक छोटी सी अनुशासित सेना नई पद्धति से जो युद्ध लड़ रही है, वो एक बड़ी सेना को, भारतीय सेना को हराने में यहां कामयाब हो गई। यानी भारतीय सेना की कमजोरी यहां पर पूरी तरह से एक्सपोज हुई फ्रांसीसियों के सामने और पूरे विश्व के सामने। ठीक है, बाद में यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है और मद्रास को उस संधि के तहत मद्रास को लौटा दिया जाता है अंग्रेजों को दोबारा। ठीक है, अंग्रेजों से ही छीना था मद्रास डुप्ले ने। तो ये एक तरह से पहला युद्ध जो था अनिर्णित था और ये हमने इसको डिटेल में देख लिया था। अब हम बात करेंगे दूसरे युद्ध की। ठीक है, दूसरे युद्ध की 1749 से 54 के बीच में जो लड़ा गया कर्नाटक व हैदराबाद के बीच में, कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार की समस्या को लेकर। तो इस युद्ध पे अभी हम चर्चा करेंगे। पौंडीचेरी की संधि के साथ ये खत्म हुआ था, ये आपको याद रखना चाहिए। और इसका एक कारण और आप लिख लीजिए, ये तो तात्कालिक कारण है सारे, कुछ कारण मैंने इधर बता दिए। कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार की समस्या तो थी, ये हैदराबाद है और ये कर्नाटक है, तो यहां उत्तराधिकार की समस्या तो है ही। साथ साथ आपको मैं बताऊं कि पहले युद्ध में जब मद्रास पे फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है तो डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएगी। हालांकि जब एक्स-ला-शापेल की संधि होती है और उसमें मद्रास फिर अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है, तो डुप्ले की को एक झटका जरूर लगता है, लेकिन डुप्ले इससे बहुत ज्यादा उत्साहित है और उसकी महत्वाकांक्षा आगे भी, मतलब यहां पर आगे भी ब्रिटिशर्स को मात करने की है और आगे भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने की है। तो ये डुप्ले के इस कारण में एक कारण तो ये भी है और एक कारण इसमें डुप्ले की महत्वाकांक्षा भी है। ठीक है, डुप्ले कौन था? यहां पर पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का यहां पे मुख्यालय है और डुप्ले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर है उस समय। ठीक है ना, तो ये डुप्ले है, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो अभी हम यहां पे चर्चा करेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की और सारी बातों को हम देखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। अब हम आगे की बात करते हैं और पूरे डिटेल में सेकेंड कर्नाटक वॉर को समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्रथम कर्नाटक वॉर जो हुआ, हाँ, उसमें यथास्थिति बरकरार रही। हालांकि डुप्ले ने अपना वर्चस्व कायम किया, उसने मद्रास पर जीत हासिल की डुप्ले ने, लेकिन एक संधि हो गई यूरोप में, एक्स-ला-शापेल की संधि, और उसके तहत फ्रांसीसियों को मद्रास लौटाना पड़ा और फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। तो यथास्थिति बरकरार रह गई पहले कर्नाटक युद्ध में, यानी उसका कोई निर्णय नहीं हो सका। अब हम आगे देख रहे हैं सेकंड कर्नाटक वॉर को, और मैंने बताया कि यहां उत्तराधिकार की समस्या को लेकर कारण क्या था? उत्तराधिकार की समस्या थी, और उत्तराधिकार की समस्या जो रीजन मैंने पहले बताया है, टेबल में भी बताया, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या को लेकर यहां युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, जब यहां उत्तराधिकार की समस्या थी तो डुप्ले ने फिर सोचा, डुप्ले की महत्वाकांक्षा को पहले कर्नाटक वॉर में झटका लग गया था,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मद्रास इसने जीता था और मद्रास को वापस करना पड़ा था एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत। हाँ, लेकिन डुप्ले ने फिर दोबारा यहाँ लाभ लेने की सोची और जब देखा कि भारतीय राज्य आपस में झगड़ रहे हैं तो उसने सोचा कि इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, ये डुप्ले ने भी सोचा, अंग्रेजों ने भी सोचा। अब यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक में जो था ये यहाँ पर उत्तराधिकार की समस्या थी। ये था कर्नाटक, ठीक है, ये था कर्नाटक और ये यहाँ पर सॉरी ये था हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पर था, ये हैदराबाद था, ठीक है, और ये था कर्नाटक, ठीक है, ये कर्नाटक था, ये कर्नाटक था, हैदराबाद और कर्नाटक। तो हैदराबाद में भी उत्तराधिकार की समस्या और इस कर्नाटक में भी उत्तराधिकार की समस्या। जो हैदराबाद में उत्तराधिकार की समस्या है, यहां पर क्या था, देखिए यहां पर होता क्या है कि निजाम था यहाँ का निजामुल मुल्क आसफ जाह। इसकी मृत्यु 1748 में हो जाती है। समय याद करना जरूरी नहीं है, बस आप इतना समझिए कि हैदराबाद में अब निजाम क्या होता है आप समझिए, मतलब जो निजामुल मुल्क ने यहाँ पर आसफजाही डायनेस्टी की शुरुआत की थी हैदराबाद में, और वहाँ का जो नवाब होता था हैदराबाद का, उसको निजाम कहा जाता था। ये समझिए, जैसे नवाब होगा कर्नाटक में, बंगाल में नवाब होगा, आप आगे देखेंगे तो हैदराबाद में निजाम होता था, ठीक है। तो इसका जो निजाम था निजामुल मुल्क आसफ जाह, इसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी 1748 में, ठीक है। अब इसके बाद उत्तराधिकार की समस्या यहाँ पर होगी। हाँ, यहाँ पर उत्तराधिकार का संघर्ष यहाँ पे चलेगा। एक तो नासिर जंग है जो निजामुल मुल्क का बेटा है, दूसरा है मुजफ्फर जंग। देखिए यहाँ पे दावेदार मुख्य रूप से दो हैं, तीसरे का भी नाम आएगा सलाबत जंग का भी। तो एक तो नासिर जंग है जो कि बेटा है किसका, निजामुल मुल्क का, और मुजफ्फर जंग जो पौत्र यानी कि ग्रांड सन है किसका, निजामुल मुल्क आसफ जाह का। यानी कि मुजफ्फर जंग जो है नासिर जंग का नेफ्यू है, यानी कि भतीजा है, ठीक है। तो इन दोनों में संघर्ष चल रहा है, और चूंकि नासिर जंग कह रहा है कि भाई मैं जो हूं, मैं तो बेटा हूं, पुत्र हूं, इसलिए मेरा अधिकार होगा। मुजफ्फर जंग का दावा है कि मुगलों ने, हाँ, या मुगल एम्परर ने इसको यहां पे अपॉइंट किया है। देखिए ये तो मुगलों के अधीन ही था ना, चाहे वो हैदराबाद हो या फिर कर्नाटक हो। हालांकि इन्होंने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से इन्होंने यहां पर हैदराबाद एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट निजामुल मुल्क ने स्थापित किया था, कर्नाटक भी स्थापित हुआ था अलग से, और कर्नाटक एक तरह से हैदराबाद का ही अधीन था, ठीक है। तो एक तरह से ये मुगलों के अधीन ही थे, सेमी इंडिपेंडेंट थे, एक तरह से अर्ध स्वतंत्र थे उस समय। तो ये मुजफ्फर जंग कह रहा है कि भाई मुझे तो मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया है, इसलिए दोनों का यहां पे संघर्ष है। एक और है व्यक्ति सलाबत जंग। कहीं आप पढ़ेंगे कि ये नासिर जंग का भाई है और कहीं पढ़ेंगे कि ये अंकल है सलाबत जंग, उसमें हमें नहीं जाना। तीसरा व्यक्ति सलाबत जंग है, अभी एक कॉन्टेस्ट में नहीं है, अभी दो ही लोग हैं, नासिर जंग जो कि बेटा है निजामुल मुल्क का, मुजफ्फर जंग जो कि पौत्र यानी ग्रांड सन है निजामुल मुल्क आसफ जाह का। यानी कि नासिर जंग का ये कौन है, मुजफ्फर जंग भतीजा हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ कर्नाटक में भी समस्या है। अब कर्नाटक में क्या समस्या है, देखिए कर्नाटक में अनवरुद्दीन यहाँ का नवाब है, ठीक है। अनवरुद्दीन यहाँ का नवाब है ऑलरेडी, ये नवाब ऑलरेडी है अनवरुद्दीन, और इसको चैलेंज कर रहा है चांदा साहब। ये चांदा साहब जो है ये पूर्व एक यहाँ का नवाब था कर्नाटक का, दोस्त अली, उसी का ये दामाद है। यहां पर लिखिए दोस्त अली का दामाद लिख सकते हैं, दोस्त अली का जो दामाद है यानी कि सन इन लॉ है, ये है चांदा साहब, ठीक है। और ये दोस्त अली कौन था, तो पूर्व नवाब था कर्नाटक, ठीक है। और कहते हैं कि कुछ दिनों ये मराठों के कैद में था, बाद में मराठा इसे रिलीज कर देते हैं। तो ये फिर दावा ठोकता है कि भाई ये इस पे
कर्नाटक पे जो है मेरा नियंत्रण होना चाहिए। तो यहां पर अनवरुद्दीन नवाब है और इसको चैलेंज कौन कर रहा है? चांदा साहब। तो इन दोनों जगहों पर कॉन्टेस्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध। और यही कारण था कि इन दोनों के संघर्ष में जो है कौन कूदता है? इसका इन संघर्ष, इस उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा है, इसका फायदा उठाने के लिए दोनों जो है फ्रांस भी और ब्रिटिशर्स भी दोनों कूद पड़ते हैं। अब देखिए यहां पर, अब इसमें दो अलग अलग गुट बन जाएंगे। कैसे? यहां पर जो निजामुल मुल्क आसफ जाह का बेटा है नासिर जंग, हाँ, इसको समर्थन दे रहे हैं ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज, तो ई से डिनोट किया है मैंने। जबकि मुजफ्फर जंग जो कि कौन है? निजामुल मुल्क का ग्रैंड सन है, पौत्र है, हाँ, उसको सपोर्ट कर रहा है फ्रांस। और फ्रांस का उस समय गवर्नर कौन है भारत में? डुप्ले है। हाँ, इसका अहम रोल रहा पहले कर्नाटक युद्ध में भी, ठीक है, जब इसने मद्रास को जीत लिया था। इसी अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया था सेंट टॉमे के युद्ध में। मद्रास यहां पर है और यहीं पे सेंट टॉमे है, उसी के युद्ध में हराया गया था। पहले युद्ध को जाना जाता है सेंट टॉमे के युद्ध के नाम से, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुजफ्फर जंग को यह समर्थन दे रहा है, जबकि यहां पर अनवरुद्दीन को समर्थन कर रहे हैं इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, और चांदा साहब को समर्थन मिल रहा है फ्रांसीसियों का यानी कि डुप्ले का, ठीक है। अब इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पे दो गुट तैयार हो गए, दो ग्रुप तैयार हो गए। यहां पे दो ग्रुप अलग अलग, एक में है अंग्रेज, देखिए अंग्रेज है, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज। तो एक गुट क्या हो गया? अंग्रेज, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। और फिर देखिए मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर हैदराबाद में, और यहां पे चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटक में। तो अब दूसरा ग्रुप बन रहा है फ्रांस, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का, ठीक है। दो गुट यहां पर बनकर तैयार हो गए। अब डुप्ले इसमें अपना रोल निभाएगा। डुप्ले मुजफ्फर जंग से कहेगा कि मैं आपको समर्थन दूंगा, लेकिन यहां पर चांदा साहब जो है, चांदा साहब चुनौती दे रहे हैं अनवरुद्दीन को, तो इस मामले में आप मेरा सहयोग दीजिए, ठीक है, आपको हम यहां पे बनाएंगे हैदराबाद में, आपको हैदराबाद का निजाम बनाया जाएगा, हम समर्थन करेंगे उसमें। और फिर ये चांदा साहब से भी जाकर कहता है डुप्ले, चांदा साहब से भी बात कर लेता है, यहां पे भी डुप्ले है कि भाई आप हैदराबाद के मामले में हमें समर्थन दीजिए, आपको हम यहां पे समर्थन देंगे कर्नाटक में, ठीक है। तो डुप्ले दोनों जगह से, ये दोनों जगह हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग को आश्वासन दे देता है और कहता है कि कर्नाटक के खिलाफ जो अभियान हम चलाएंगे, हाँ, चांदा साहब को यहाँ का नवाब बनाने में, उसमें आप हम हमारा समर्थन कीजिए। फिर चांदा साहब से कहता है कि हैदराबाद में आप हमारा समर्थन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को डुप्ले तैयार कर लेगा। अब देखिए होगा क्या कि ये जो गुट है फ्रांस, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, हाँ, ठीक है, फ्रांस यहाँ मुजफ्फर जंग है, इसको भी समर्थन दे रहा है फ्रांस, यहाँ चांदा साहब है, हाँ, यहां भी फ्रांस यानी डुप्ले समर्थन दे रहा है। अब ये तीनों का जो ग्रुप है, ये जो गुट है, आप फैक्शन भी कह सकते हैं ग्रुप को, अंग्रेजी में फैक्शन, FACTION, फैक्शन, एक गुट जिसको कहते हैं। तो ये गुट जो है ये बैटल ऑफ अंबूर लड़ता है। ये गुट जो है बैटल ऑफ अंबूर में, हाँ, यहीं पे अंबूर होगा वेल्लोर के पास, ठीक है। तो बैटल ऑफ अंबूर में ये अनवरुद्दीन को हरा देते हैं, ये जो अनवरुद्दीन है, और अनवरुद्दीन को इसमें मारा जाता है। बैटल ऑफ अंबूर जो है ये 1749 में लड़ा गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट
अब कहीं आ जाए आपके एग्जाम में कि बैटल ऑफ अंबूर यानी कि अंबूर के युद्ध का संबंध किस कर्नाटक वार से है, तो द्वितीय कर्नाटक वार से है। तो इसमें फ्रांस है यानी डुप्ले है, मुजफ्फरजंग है और चांदा साहब, ये तीनों एक गुट में है। और ये फैक्शन क्या करता है, अंबूर का युद्ध होता है जिसमें अनवरुद्दीन को हराया जाता है और इसको मार दिया जाता है अनवरुद्दीन को। ठीक है, अब जब अनवरुद्दीन मारा जाता है तो यहाँ अनवरुद्दीन खत्म हो गया। अनवरुद्दीन का मामला, ये नवाब है यहाँ का, ये इसका मामला यहाँ पे खत्म हो गया। और इसका जो एक बेटा है, सन है मोहम्मद अली, ये भाग जाता है। भागा कहाँ पे, त्रिचिनोपल्ली। त्रिचिनोपल्ली यहीं पे आपको मिलेगा, आप देखेंगे त्रिचिनोपल्ली मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे तो त्रिचिनोपल्ली भाग जाता है। तो यहां तक ये कहानी हो गई कि मुजफ्फरजंग, चांदा साहब और फ्रांस यानी डुप्ले, ये तीनों मिलकर, ये जो गुट है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं कि अनवरुद्दीन को मार देते हैं। कहां पे, अंबूर के युद्ध में। ठीक है, बैटल ऑफ अंबूर, इस अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाएगा और मोहम्मद अली भाग जाएगा त्रिचिनोपल्ली। और फ्रांसीसी जो हैं, ठीक है, फ्रांसीसी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, चांदा साहब के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब चांदा साहब जो है, ये चांदा साहब ये नवाब बन जाएगा। कहां पे, अब ये चांदा साहब जो है इसको नवाब बना देंगे। ठीक है, नवाब बना देंगे, पहली घटना, अब चांदा साहब नवाब बन गया। ठीक है, एक तो मोहम्मद अली त्रिचिनोपल्ली भाग गया और चांदा साहब यहाँ पे नवाब बन गए। तो अब यहाँ पे अधिकार किसका हो गया, एक तरह से नियंत्रण, चूंकि फ्रांसीसियों की मदद से चांदा साहब यहाँ पे बने हैं नवाब कर्नाटक के, इसलिए अभी यहां पर किसका नियंत्रण हो गया, फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो गया। समझिएगा, नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर, अब यहां से ही आपको क्लियर हो जाएगा, यही गुट तो हरा रहा है, क्योंकि इस गुट में फ्रांस है। और अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को मारने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जब अनवरुद्दीन मारा जाता है तो फ्रांस चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो चांदा साहब अब नवाब बन जाएंगे यहाँ के कर्नाटक के। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये भी हमने दिखा दिया कि तिरुचिनोपल्ली भाग जाता है कौन, इसका जो बेटा है मोहम्मद अली। ठीक है, अब मोहम्मद अली तिरुचिनोपल्ली तो भाग गया और यहां चांदा साहब बन भी गए नवाब, लेकिन क्या अभी संघर्ष खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली अभी जिंदा है, यहां पे अभी मोहम्मद अली है, इसका जो पुत्र है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली अब इसमें और चांदा साहब में संघर्ष तो बना रहेगा। और फ्रांसीसी कहते भी हैं चांदा साहब से कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मोहम्मद अली यहां पर अभी है, जो कि त्रिचिनोपल्ली, त्रिचिनोपल्ली में बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए कि इन दोनों में जब संघर्ष शुरू हो जाएगा और जब ब्रिटिशर्स देखेंगे कि अभी कर्नाटक पर किसका अधिकार हो गया है, एक तरह से इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसियों का अधिकार हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां फ्रांसीसियों ने अपने समर्थक शासक को बैठा दिया है। तो अब ब्रिटिशर्स फिर आएंगे एक्शन में, और उस समय क्या होगा कि एक्शन में जब आएंगे तो यहां पर भी आगे एक युद्ध होगा, दोनों गुटों में। और यहां पर जो युद्ध होगा उसमें देखिए, इस युद्ध में हैदराबाद में यहां पर एक युद्ध होगा, और पहले क्या होगा कि नासिर जंग यहां मारा जाएगा इस युद्ध में। ठीक है, ब्रिटिशर्स भी कूदेंगे, अब थोड़ा एक्टिव होंगे कि भाई इधर तो अब इनका अधिकार हो गया है, तो अब हमें आगे किसका समर्थन करना है। ब्रिटिशर्स तो समर्थन कर रहे हैं यहां पर मोहम्मद अली को, क्योंकि अनवरुद्दीन को समर्थन कर रहे थे, मोहम्मद अली उनका बेटा है, अनवरुद्दीन का बेटा है, तो ब्रिटिशर्स यहां समर्थन करेंगे, यानी अंग्रेजी इसका समर्थन करेंगे। तो
आगे क्या होगा इसके बाद एक युद्ध होगा, फिर 2 गुट में, यही 2 गुट है, और यहां पर नासिर जंग उस युद्ध में मार दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक रीजन भी था, क्योंकि कुछ अंग्रेजों ने नासिर जंग को धोखा दे दिया था, तो बात आई गई हो गई, यहां पे नासिर जंग मारा जाता है, और फिर यहां पे मुजफ्फर जंग जो है, अब नासिर जंग मारा गया तो ऑटोमेटिक ये दावेदारी कर रहा है, तो यहां पर अब कौन बन जाएगा, अब बन जाएगा नवाब मुजफ्फर जंग, ये नवाब अब बन गया। ठीक है, अब दोनों जगह क्या हो गया, यहां भी फ्रांसीसी और यहां भी फ्रांसीसी। पहली बार में ये गुट जो है अंबूर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार देता है, हत्या करता है, इसकी हत्या हो जाती है, और मोहम्मद अली इसका बेटा तिरुचिनोपल्ली भाग जाता है, और चांदा साहब जो कि जिसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त है, यहां लिखा हुआ है मैंने एफ, यानी डुप्ले का समर्थन प्राप्त है, ये नवाब बन जाते हैं। तो यहां कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो गया, और फिर इधर जब एक बार फिर युद्ध होता है, हाँ, इन्हीं 2 गुटों में हैदराबाद के कौज के लिए, तो यहां पे नासिर जंग मारा जाएगा, और नासिर जंग मारा जाएगा तो फिर फ्रांसीसी किसको समर्थन यहां पर दे रहे थे हैदराबाद में, मुजफ्फर जंग को, यानी मुजफ्फर जंग कौन है, निजामुल मुल्क आसफ जहां का पौत्र है, और नासिर जंग इसका बेटा था, बेटा मारा जाता है, तो स्वतः इन दोनों में चुनौती है, तो नवाब बन जाएगा मुजफ्फर जंग। दोनों जगह हैदराबाद में भी अब फ्रांसीसी आ गए और यहां भी फ्रांसीसी आ गए। ठीक है, देखिए यहां भी नवाब बन गया, कौन, दोस्त अली का बेटा, फ्रांसीसी समर्थक है, यहां भी नवाब बन गया। ये बात हो गई खत्म। अब देखिए आगे क्या होगा, यही नहीं होगा, जब हैदराबाद में मुजफ्फर जंग नवाब बनता है, तो फ्रांसीसी एक और काम करेंगे। एक व्यक्ति है, फ्रांसीसी सेना नायक है, फ्रांसीसी जनरल है बूसी, ये फ्रांसीसी सेना नायक है, आप साथी भी कह सकते हैं डुप्ले का। ठीक है, इसको सेना के साथ हैदराबाद में बैठा दिया जाता है। किस लिए का, इस लॉजिक पे कि अब हैदराबाद में जो है फ्रांसीसी आ चुके हैं, तो हम, डुप्ले कहता है कि हम एक सेना यहां पर रख देते हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए, मुजफ्फर जंग के प्रोटेक्शन के लिए, हाँ, इसके डिफेंस के लिए, इसकी रक्षा के लिए रख देते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या था, एक तरह से नवाब भी बना दिया, अपना समर्थक शासक यहां पे बना दिया, और अपनी सेना भी रख दी। तो अब क्या होगा, अगर यहां पे सेना है फ्रांसीसी, डुप्ले ने यहां पर बूसी को रख दिया एक सेना के साथ यहां पर हैदराबाद में, यानी एक तरह से देखा जाए तो हैदराबाद में सेना भी है, और सेना का खर्च कौन देगा, हाँ, सेना का खर्च भी हैदराबाद दे रहा है, मुजफ्फर जंग देगा, और एक तरह से नजर भी रख रहा है इस पे, मुजफ्फर जंग पे। तो एक तरह से पूरी तरह से इसने क्या किया है, डुप्ले ने फंसा लिया है पूरी तरह से, किसे, मुजफ्फर जंग को। और मुजफ्फर जंग जब नवाब बन गया, हाँ, तो क्या हुआ, इसने इसको पुरस्कृत किया, किसको, डुप्ले को, और कहते हैं कि ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण का जो भी पार्ट था, हाँ, वहां पे दक्षिण का जो भी पार्ट था, वहां पे उसने वहां जो भी टेरिटरीज है उसका बना दिया, उसने डुप्ले को गवर्नर बना दिया इस क्षेत्र का। ठीक है, एक चीज और समझिएगा कि इस बूसी को डुप्ले ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर मुजफ्फर जंग लगे कि ये हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है, यानी हमारे फेवर में काम कर रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन जरा भी ऐसा लगे कि ये नहीं चल रहा उस हिसाब से, तो इसको रास्ते से भी हटाया जा सकता है। तो ये भी कहा जाता है कि इस बूसी ने ही, हाँ, मुजफ्फर जंग की बाद में उसको ऐसा लगा होगा
डुप्ले ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसके हिसाब से मुजफ्फरजंग काम नहीं कर रहा होगा, तो इसने मुजफ्फरजंग को भी रास्ते से हटा दिया था। जो भी है, या तो इसने हटाया या ये भी कहा जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ था, हाँ, आकस्मिक मृत्यु थी। तो बाद में मुजफ्फरजंग, पहले नासिरजंग युद्ध में जाता है और एक एक्सीडेंटल डेथ में मुजफ्फरजंग भी मार दिया जाता है। अब मुजफ्फरजंग जब खत्म हो जाएगा तो नासिरजंग भी गया और मुजफ्फरजंग भी गया। अब नवाब कौन बना देंगे? डुप्ले बना देगा नवाब सलाबत जंग को। और ये भी नॉर्दर्न सरकार के क्षेत्र में, ये नॉर्दर्न सरकार का क्षेत्र है, इधर कुछ एरिया और या कुछ टेरिटरीज देके सलाबत जंग पुरस्कृत करेगा किसको? डुप्ले को, इस डुप्ले को। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि डुप्ले ने हैदराबाद पर फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इस घटना के बाद हैदराबाद पर कौन आ गया? देखिए, अब फाइनली जो है, फाइनली हैदराबाद पर फ्रांस आ गया। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रांस, क्योंकि अब फ्रांसीसियों के पूरे नियंत्रण में है हैदराबाद ये क्षेत्र। और यहीं पे कौन है? नासिर जंग खत्म हो चुका है, मुजफ्फरजंग खत्म हो चुका है, और जो पहले दावेदार नहीं था सलाबत जंग, वही अब नवाब बन चुका है, जिसका समर्थन फ्रांसीसी कर रहे हैं। लेकिन फ्रांसीसियों का एक सेना नायक जनरल बूसी यहां पे बैठाया गया है डुप्ले के द्वारा कि आप नवाब पे नियंत्रण रखिए, उन पे नजर रखिए, ठीक है। और सेना रखा गया है, फ्रांसीसी सेना रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका खर्चा भी नवाब ही देगा, सेना रखा गया है। तो इस बिरह पे, इस लॉजिक पे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और खर्चा भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो हैदराबाद का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ सलाबत जंग जो फ्रांसीसियों का समर्थक है वो बैठ गया नवाब के रूप में। अब बचा हुआ है यहाँ पर मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र है, और चांदा साहब की चुनौती अभी भी जारी है, क्योंकि अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जिंदा है और इसका क्लेम तो है ही कर्नाटक पे। हाँ, अब क्या होगा कि त्रिचिनोपल्ली, जो ये त्रिचिनोपल्ली है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस त्रिचिनोपल्ली पे घेरा डाल दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे घेरा पड़ेगा किसका? चूंकि चांदा साहब यहाँ पे छिपा हुआ है जाके मोहम्मद अली, तो चांदा साहब और फ्रांसीसी, हाँ, चांदा साहब फ्रांसीसी यानी फ्रांस, चांदा साहब ये तो पीछा करते हुए यहां पे घेरा डालेंगे ही, क्योंकि पकड़ना है इसको। हाँ, ये छिपा हुआ है। लेकिन इसकी मदद के लिए यहां पे अंग्रेज भी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनवरुद्दीन को समर्थन कौन दे रहा था? अंग्रेज ही दे रहे थे, तो उसके पुत्र को भी समर्थन देंगे ये यहाँ पर। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो चुका है, और यहाँ पर फ्रांसीसियों के समर्थन से चांदा साहब जो है ये भी नवाब बने बैठे हैं। दोनों जगह क्या है? ब्रिटिशर्स के लिए ठन गोपाल, ठीक है। ब्रिटिशर्स के हाथ में कुछ नहीं है अभी, इसलिए ब्रिटिशर्स अब चाहेंगे कि अपना समर्थक, ठीक है, कोई शासक यहाँ स्थापित करे। और कौन है उस समय? मोहम्मद अली ही है। तो अब चूंकि फ्रांस और चांदा साहब यहाँ पे पीछा करते हुए त्रिचिनोपल्ली में घेरा डाल देंगे, तो अंग्रेज भी यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अंग्रेजों का उस समय जो व्यक्ति है हेड, गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर कह सकते हैं, सॉन्डर्स, ठीक है। सॉन्डर्स जो है वो है वहां पर, सॉन्डर्स है वहां पर। तो सॉन्डर्स जो है वो यहाँ पे अंग्रेजों का सेना नायक है। अब सब घेरा डाल देते हैं। जब यहाँ पे घेरा डाल देंगे तो बड़ी कसमकस वाली स्थिति है, ठीक है। अब होगा क्या? एक व्यक्ति है क्लाइव, जो कि बाद में आप देखेंगे कि बंगाल में बड़ा अहम रोल निभाएगा वो, ठीक है, आगे जब प्लासी की लड़ाई होगी उसके बाद। तो क्लाइव जो कि एक क्लर्क है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो सॉन्डर्स को नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि क्लाइव एक क्लर्क था जिसने अंग्रेजों को या सॉन्डर्स को कहा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं
कि त्रिचिनोपल्ली में छिपा हुआ है कौन? मोहम्मद अली। हाँ, अब त्रिचिनोपल्ली में जब मोहम्मद अली छुपा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो आरकोट है, ये आरकोट है, ठीक है ना, आरकोट। तो आरकोट जो है, ये आरकोट ये राजधानी थी कर्नाटक की। आरकोट ये राजधानी थी। पूछ देगा और एग्जाम में कि कर्नाटक की राजधानी क्या थी, तो आरकोट थी। तो अब आरकोट पे कौन है? आरकोट पे तो चांदा साहब है। हाँ, चांदा साहब का शासन है, लेकिन चांदा साहब अपनी सेना के साथ कहां बैठे हुए हैं? चांदा साहब अपनी सेना के साथ यहां मोहम्मद अली को घेरने के लिए त्रिचिनोपल्ली में बैठे हुए हैं। और आरकोट जो है वहां पे लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वास्तव में चांदा साहब यहां बैठे हुए हैं। हाँ, चांदा साहब फ्रांसीसी भी हैं और अंग्रेज भी हैं। तो यहां पर इसको घेर लिया गया है, इस पूरे त्रिचिनोपल्ली को, और इसी को कहा जाता है त्रिचिनोपल्ली का घेरा। देखिए, इसी को त्रिचिनोपल्ली का घेरा कहेंगे जब ये फ्रांस, चांदा साहब और अंग्रेज सब आके इसको घेर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है त्रिचिनोपल्ली का घेरा। ठीक है। तो अब क्लाइव जो है वो कहता है कि देखिए, चांदा साहब यहां पे हैं, फ्रांसीसी भी यहां पे हैं त्रिचिनोपल्ली में, और इधर आरकोट में जो है, हाँ, आरकोट जो है वहां नवाब है ही नहीं। हाँ, वहां पे कोई ऐसा प्रमुख व्यक्ति लीडर के रूप में मौजूद नहीं है। तो हम ऐसा करें कि अगर हम आरकोट पे अटैक कर दें, इस आरकोट पे अटैक कर दें, तो यहां जो चांदा साहब और अंग्रेज कुछ सेना लेके बैठे हुए हैं, तो अगर हम अटैक करते हैं यहां पर, तो वो अपनी सेना को डाइवर्ट कर देंगे। जब डाइवर्ट कर देंगे यहां से, तो यहां पर घेरा कमजोर पड़ जाएगा अंग्रेजों का, और फिर हम मोहम्मद अली को अपना पूरा समर्थन दे सकेंगे। तो वही होता भी है। हाँ, सॉन्डर्स जो है उस समय गवर्नर भारत में अंग्रेजों का, वो बड़ा खुश होता है और वो क्लाइव को कहता है कि भाई तुमने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, एक काम करो, तुम ही लीड करो सेना को, ठीक है ना, तुम ही लीड करो। तो एक सेनापति के तौर पे क्लाइव जाता है और क्लाइव इस आरकोट पे अटैक कर देता है, यानी आरकोट पे अंग्रेजों का अटैक हो जाएगा। यहां पे आ जाएंगे अंग्रेज, और जैसे ही अंग्रेज यहां पे पहुंचेंगे, अब चांदा साहब जो कर्नाटक का नवाब है उसको चिंता होगी कि अरे आरकोट पे तो अटैक हो गया, तो यहां पर जो त्रिचिनोपल्ली में उसने कुछ सेना को रखा हुआ है, वो कुछ सेना को भेजेगा कि भाई जाओ और यहां पर संभालो, आरकोट को संभालो पहले। तो क्या होगा कि यहां से जैसे ही सेना चलेगी, हाँ, चांदा साहब की, तो ये जो घेरा है जिसको घेर के बैठे हुए हैं कौन? फ्रांसीसी और चांदा साहब, ये घेरा कमजोर पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? अंग्रेज यहां से निकालेंगे किसको? मोहम्मद अली को, और फिर इस मोहम्मद अली को निकालेंगे, और फिर एक युद्ध शुरू होगा अंग्रेजों, और एक तरफ अंग्रेज होंगे और मोहम्मद अली होगा, और दूसरी तरफ चांदा साहब और फ्रांसीसी, ये लोग होंगे। इस लड़ाई में चांदा साहब मारे जाएंगे, चांदा साहब मारे जाएंगे। ठीक है। देखिए, इसको कहा गया त्रिचिनोपल्ली का घेरा, और बाद में आरकोट का घेरा, बाद में आरकोट को आके घेर लेंगे अंग्रेज, तो इसको आरकोट का घेरा कहा गया। तो दो घेरा आप याद रखिए, एक तो आरकोट का घेरा और एक त्रिचिनोपल्ली का घेरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस, त्रिचिनोपल्ली का घेरा, पहले त्रिचिनोपल्ली का घेरा, यहां पे घेर के बैठे हुए हैं। आरकोट राजधानी है किसकी? कर्नाटक की। हाँ, इस कर्नाटक की राजधानी आरकोट है। तो कौन बैठा हुआ है आरकोट में? आरकोट में चांदा साहब की राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी है, और चांदा साहब अपनी फ्रांसीसी सेना, ज्यादा सेना के साथ यहां घेरा डाले बैठे हुए हैं त्रिचिनोपल्ली में। तो अंग्रेज क्लाइव ये सजेशन देगा कि कि अगर हम आरकोट पे अटैक करते हैं, तो यहां से क्या होगा? फ्रांसीसियों के
और चांदा साहब की सेना को हम डाइवर्ट कर सकते हैं आरकोट की तरफ। वही होता है जब यहाँ पे अटैक करता है क्लाइव, तो चांदा साहब अपने सेना को भेजते हैं और यहाँ का घेरा, तिरुचिरापल्ली का घेरा कमजोर पड़ता है और अंग्रेज हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं किसे, मोहम्मद अली को, और इस तरह से फिर एक लड़ाई होगी। ठीक है, हाँ, आरकोट पे अंग्रेज अटैक करेंगे और उसके बाद फिर एक लड़ाई होगी और इस लड़ाई में चांदा साहब मारे जाएंगे। तो इस तरह से चांदा साहब का भी सफाया हो गया और फाइनली जो है मोहम्मद अली अब फाइनली ये नवाब बन जाएगा, नवाब बन जाएगा। ठीक है, फाइनली मोहम्मद अली नवाब बन गया। तो अब देखिए यहां पे फ्रांसीसी समर्थक सलाबत जंग नवाब है, यहां पे ब्रिटिश समर्थक मोहम्मद अली नवाब बन गया। तो अब फाइनली कर्नाटक पे आ गए ब्रिटिशर्स। यहां पे कौन आ गया, यहां पे अंग्रेज आ गए। तो अब फिर मामला बराबरी पर यहां छूट रहा है। हैदराबाद में फ्रांस आ गया और कर्नाटक में कौन आ गया, मोहम्मद अली आ गया, जो कि अंग्रेजों के समर्थन से बना हुआ है। तो यहां पे कर्नाटक में नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया और हैदराबाद पे फ्रांसीसियों का हो गया। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसको हम एक बार जल्दी से देखें तो देखिए दो जगह पे यहाँ पे उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर, उत्तराधिकार की समस्या को लेकर यहाँ पे संघर्ष शुरू हुआ था और यही कारण बना था सेकंड कर्नाटक वार का। एक संघर्ष शुरू हुआ था इस हैदराबाद में और यहाँ पर हुआ क्या था, निजामुल मुल्क जो यहाँ का निजाम था, निजामुल मुल्क का सब्जा, उसकी मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार के रूप में उभर के आते हैं उसका बेटा नासिर जंग, उसका पौत्र मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो पहले ये नासिर जंग इसका बेटा है और ये है पौत्र है, और एक और व्यक्ति है सलाबत जंग जो कि अभी कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। ठीक है, नासिर जंग को समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं और यहाँ मुजफ्फर जंग को समर्थन फ्रांसीसी कर रहे हैं डुप्ले के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक की जो स्थिति थी, पहले अनवरुद्दीन नवाब है लेकिन पूर्व नवाब दोस्त अली है, उसका दामाद चांदा साहब भी अपना दावा ठोकता है। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों का संघर्ष शुरू होता है। तो पहले अंबूर की लड़ाई, इस तरह से दो गुट बन जाते हैं, मैंने बताया, अंग्रेजों का नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का, और दूसरा गुट फ्रांसीसियों का मुजफ्फर जंग का और चांदा साहब का। ठीक है, अब एक गुट जो है, ये गुट अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर, जो वर्तमान नवाब था उस समय, तत्कालीन नवाब था, उसको हराकर उसको मार दिया जाता है इस युद्ध में, अंबूर के युद्ध में। और मोहम्मद अली जो उसका बेटा है तिरुचिरापल्ली में जाकर शरण लेता है, ये तिरुचिरापल्ली है। ठीक है, यहाँ पे जाकर शरण लेता है और यहाँ पर फ्रांसीसी अपने समर्थक शासक चांदा साहब को नियुक्त कर देते हैं। तो पहली बार में यहाँ पर कर्नाटक में फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो जाता है। अब आगे क्या होगा कि यहाँ एक युद्ध होगा और यहाँ नासिर जंग मारा जाएगा और नासिर जंग को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन नासिर जंग मारा जाता है तो फिर फ्रांसीसी समर्थन दे रहे थे मुजफ्फर जंग को, मुजफ्फर जंग यहाँ बना दिया जाता है नवाब, और यहाँ पर एक सेना नायक, फ्रांसीसी सेनायक बूसी को एक सेना के साथ हैदराबाद में तैनात कर दिया जाता है। यहाँ पर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग बनेगा नवाब और यहाँ पर हैदराबाद में बूसी को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद में मुजफ्फर जंग की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद एक और व्यक्ति है सलाबत जंग, जो पहले कॉन्टेस्ट में ही नहीं था, उसको फ्रांसीसी नवाब बना देते हैं और इस तरह से हैदराबाद फ्रांसीसियों के नियंत्रण में आ जाता है। और बूसी जो है ऑलरेडी यहाँ पर सेना के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है नजर रखने के लिए। यहाँ के नवाब यहाँ पे नवाब मत लिखिए, निजाम लिख दीजिए, गलती से मैंने यहाँ पे नवाब लिख दिया है तो इसको निजाम लिख दीजिए, ये नवाब नहीं है, ये निजाम है। ठीक है, ये निजाम है, निजाम है। ठीक है, ये निजाम कर दीजिएगा, वो बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो गया और अब ये बच गया यहाँ पर कर्नाटक, जहां पे अब दोनों जगह पे फ्रांस आ गया, यहाँ भी फ्रांस है, यहाँ भी फ्रांस है। अब अंग्रेज और एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों जगहों में इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे
कि यहाँ पर जब अंबूर की लड़ाई हुई थी तो त्रिचिनोपल्ली में मोहम्मद अली जो है अनवरुद्दीन का बेटा जाके छिप गया था। तो अब यहाँ पे फ्रांसीसी और चांदा साहब तो घेरा डाले बैठे ही हैं, तो इसकी मदद के लिए, मोहम्मद अली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज पहुंच जाते हैं और बाद में क्या होता है, यहाँ पर घेरा डाला हुआ है अंग्रेजों का, फ्रांसीसी भी हैं, चांदा साहब भी है, तो घेरा डाला हुआ है त्रिचिनोपल्ली में। तो एक क्लर्क है क्लाइव, वो सजेशन देता है सॉन्डर्स को, जो कि अंग्रेजों का गवर्नर है उस समय, कि भाई जो कर्नाटक की राजधानी है आरकोट, वहां पे कोई प्रमुख व्यक्ति जो है वो नहीं है एक लीडर के रूप में। हाँ, चांदा साहब यहाँ है अपनी सेना को लेकर, कहाँ पे, त्रिचिनोपल्ली में। तो हम यहाँ पर आरकोट में अगर अटैक कर देते हैं तो नेचुरली क्या है कि चांदा साहब अपनी कुछ सेना को डाइवर्ट करेंगे इधर, तो यहाँ का घेरा कमजोर पड़ जाएगा, फिर हम लोग मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे, किसको, मोहम्मद अली को। तो वही होता भी है। और इस तरह से यहाँ पे क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज अटैक करते हैं आरकोट पर। चांदा साहब अपनी कुछ सेना को लेकर इधर भेजते हैं और इस तरह से त्रिचिनोपल्ली का घेरा जो है वो कमजोर पड़ता है। और क्या होता है, फिर एक लड़ाई छिड़ती है अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में। और इस दौरान क्या होता है कि चांदा साहब इस युद्ध में मारे जाएंगे और पहले अनवरुद्दीन खत्म हुआ, पहला जो चुनौती जो पहले नवाब था, फिर इनको चुनौती देने वाला चांदा साहब, ये भी खत्म हो जाते हैं। और फाइनली अनवरुद्दीन, जिसको कि अंग्रेज समर्थन कर रहे हैं, उसी के पुत्र को यानी कि मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कर्नाटक का। और इस तरह से फाइनली जो है वो हैदराबाद पर फ्रांस का नियंत्रण हो जाता है। इस हैदराबाद पर उसका रिप्रेजेंटेटिव बूसी बैठाई हुआ है फ्रांस का नजर रखने के लिए यहाँ के निजाम पर। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक पे फाइनली किसका अधिकार होता है, अंग्रेजों का। ठीक है, तो यहां से जो सवाल बनेगा, ठीक है, जो सवाल बनेगा वो क्या बन सकता है। पहले तो मैं ये बताऊं कि कौन सा 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो किस कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो भारत में ही मौजूद था। तो मैंने पहले ही टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या थी, लेकिन दूसरे युद्ध का कारण क्या था, उत्तराधिकार की समस्या हैदराबाद और कर्नाटक में, इससे शुरू हुआ था। तो ये भारतीय कारण थे यहाँ पर। और तीसरे युद्ध की समस्या जो तीसरे युद्ध का कारण क्या था, मैंने बता ही दिया था, टेबल में लिखा हुआ है ऑलरेडी, कि सप्तवर्षीय वार हुआ, 7 ईयर्स वॉर आपको कहाँ हुआ था, यूरोप में, तो वो उसका कारण था। तो सिर्फ दूसरा कर्नाटक युद्ध ही था जिसका कारण जो था वो भारत में मौजूद था। ठीक है, अब हैदराबाद में जो उत्तराधिकार की समस्या हुई वो किसकी मृत्यु से हुई, तो निजामुल मुल्क असफ जाह की मृत्यु से, जो निजाम था। ठीक है, उत्तराधिकार का संघर्ष किसके बीच में हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष तो नासिर जंग उसके बेटे के बीच और मुजफ्फर जंग उसके पौत्र यानी ग्रैंडसन के बीच। हाँ, दोनों नहीं रहते हैं और बाद में फाइनली सलाबत जंग जो है वो बनता है निजाम, और यानी बनाया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का संघर्ष किसके बीच था, तो अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच। ठीक है, फाइनली कौन बनता है, तो मोहम्मद अली बनता है, किसका बेटा, तो अनवरुद्दीन का बेटा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि हाँ समर्थक गुटों के बारे में कि नासिर जंग का समर्थन किसने किया था, अंग्रेजों ने। हाँ, हैदराबाद में नासिर जंग का समर्थन किसने किया, तो अंग्रेजों ने किया। जबकि कर्नाटक में अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था, अनवरुद्दीन का। जबकि फ्रांसीसियों ने, हैदराबाद में पूछा जाएगा किसका समर्थन किया, तो मुजफ्फर जंग का। जबकि फ्रांसीसियों ने यहाँ पे किसका किया, कर्नाटक में, तो चांदा साहब का। ठीक है, तो ये बात हो गई और समर्थक गुट मैंने यहाँ लिख ही दिया है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। त्रिचुनोपल्ली का घेरा किस युद्ध से संबंधित है, सेकेंड कर्नाटक वार। ठीक है, या आरकोट का घेरा भी पूछा जाए तो आरकोट ये है, ये भी मैंने बताया। तो ये किससे संबंधित है, तो सेकंड कर्नाटक वार। अच्छा, जब सेकंड कर्नाटक वार के बाद हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो जाता है, तो फ्रांसीसी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेना के साथ डुप्ले ने किसे बैठाया, या फ्रांसीसियों ने किसे बैठाया, तो सेना नायक था बूसी, इसको बैठाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान देंगे। उसके अलावा अंबूर का युद्ध, हाँ
किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अंबूर का युद्ध जो है वो सेकेंड कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तो इस तरह से आप एक ले ले। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना है, बस ध्यान देना है कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या को लेकर सेकंड कर्नाटक वार हुआ, और फाइनली जो यहां पर होता है हैदराबाद पे फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो जाता है और कर्नाटक जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि उनके जो अप्रत्यक्ष जो शासक है वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कठपुतलियों को बैठाया हुआ है शासक के तौर पे। एक जगह यहाँ का निजाम है सलाबत जंग, तो दूसरी जगह यहाँ का नवाब है मोहम्मद अली। ठीक है, इस युद्ध के बाद डुप्ले को वापस बुला लिया जाएगा और पौंडीचेरी की संधि हो जाएगी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए यहां पर अब हम देखते हैं कि सेकेंड कर्नाटक वॉर का जो है रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। देखिए परिणाम की बात अगर हम करें तो यहां पर देखिए, मैंने पहले भी बताया, ब्रिटेन के पास कर्नाटक आ गया। ठीक है, कर्नाटक आ गया ब्रिटेन के पास। ठीक है, और फ्रांस के पास क्या आ गया, तो ये हैदराबाद आ गया, मैंने बता दिया था। उसके बाद देखिए इस युद्ध में डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है, इस पे आरोप लगता है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस का। ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा युद्ध में फंसे हुए हैं और इससे फ्रांसीसी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वित्तीय नुकसान हुआ है। तो इस पे आरोप लगता है और इस आरोप की वजह से इसकी फ्रांस वापसी हो जाती है, डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि किस युद्ध के बाद डुप्ले को फ्रांस ने वापस बुला लिया था, यानी कि भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसको वापस बुला लिया गया था पहले युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद या तीसरे युद्ध के बाद। तो दूसरे युद्ध के बाद इसकी वापसी होती है। ठीक है, अब ये भी सवाल उठेगा कि डुप्ले को यहाँ पे रिप्लेस किसने किया, तो डुप्ले को यहाँ पर वॉज रिप्लेस्ड बाय गोडेहू। हाँ, पूरा नाम रॉबर्ट क्लाइव गोडेहू ऐसा था। तो गोडेहू जो है ये डुप्ले को भारत में रिप्लेस करता है, यानी कि भारत में अब फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, गोडेहू, और इसको भेजा जाता है शांति समझौते के लिए एक तरह से, और ये भारत आता है। और फिर ब्रिटेन और फ्रांस में इसी के समय, इसी के दौरान एक संधि होती है, ट्रिटी होती है, जिसको पौंडीचेरी की संधि कहा जाता है। और मैंने जो 1754 में कहीं 55 में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उससे कोई समय याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा कि पौंडीचेरी की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। और इस संधि को अंजाम देने वाला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। पूछा जाएगा कि ये संधि किसने किया, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले नहीं था, डुप्ले जा चुका था, गोडेहू था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये संधि होती है और इस संधि में ब्रिटेन और फ्रांस जो है किसके किसके बीच में होती है, पूछा जाएगा तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। हाँ, यही इन्वॉल्व थे यहाँ पर सेकंड कर्नाटक वॉर में और ये राजी हो जाते हैं, अग्रीड किस बात पे, दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है बार बार, कई एग्जाम में आया है कि पौंडीचेरी की संधि में क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही था कि ब्रिटेन और फ्रांस इस बात पर राजी हुए थे कि वे अब भारत अपने व्यापार पे ध्यान देंगे। हाँ, वो व्यापार के लिए आए हैं, व्यापार पे ध्यान देंगे, ट्रेड पे ध्यान देंगे, और वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि ये इसका उल्लंघन बाद में होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध भी होगा। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, तो ये कहने की बातें थी, लेकिन हमें याद रखना है कि पौंडीचेरी की संधि इसी अग्रीमेंट के साथ खत्म होगा और एक तरह से उस समय क्या होगा कि इस युद्ध का अंत हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड कर्नाटक वार को, और उसके साथ ही आप देखेंगे कि थर्ड कर्नाटक वार के खत्म होने के साथ ही 1763 में पूरा कर्नाटक वार खत्म हो जाएगा और फ्रांसीसी जो हैं वो फाइनली अंग्रेजों के द्वारा रूट आउट कर दिए जाएंगे भारत से, और राजनीतिक सत्ता बाद में अंग्रेजों की कायम होगी। मतलब जो भी यूरोपीय पावर
थे उसमें सिर्फ अंग्रेज ही बच जाएंगे भारत में। अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.